हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर 777 जीके। आज है 29 जुलाई 2021 और आज के इस वीडियो में हम 29 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको जीके भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखिए। आखिर में मैं आपको 2 सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन शहर धोलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यह कौन से राज्य में है? इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य के अंदर धोलवीरा है जो हड़प्पा कालीन शहर माना जाता है। देखिए इस तरह से वो शहर के अंदर जो है पुरातन जो है हड़प्पा कालीन संस्कृति जो थी उस टाइम में यह एक महानगर यहाँ पर बसा हुआ था। ये उसके कुछ चित्र आपके सामने हैं। ये देखिए इस तरह से उस टाइम में यहाँ पर नगर हुआ करते थे। अभी इस गुजरात के हड़प्पा काल के शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह हमारे भारत देश का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। ये हमें याद रखना है कितना है, 40वां है। अभी 3 दिन पहले 39वां जो था, 39वां तेलंगाना के अंदर रामप्पा मंदिर जो है, तेलंगाना के वारंगल के समीप पालमपेट के पास रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया था। वो 39वां था, अभी ये हो गया 40वां। मतलब हमारा भारत देश अब सुपर 40 जो देश है, सुपर 40 देश में हमारा भारत देश शामिल हो चुका है। गुजरात का यह 4था विश्व धरोहर स्थल है। गुजरात का कितना है? 4था है। तो इससे पहले 3 कौन कौन से थे गुजरात के अंदर? इससे पहले 3 थे पावागढ़ जो चंपानेर जो है, पावागढ़ के निकट चंपानेर। उसके बाद में पाटन के अंदर जो रानी की वाव है, वो रानी की वाव और ऐतिहासिक अहमदाबाद शहर। ये वीरा का जो समावेश हुआ है यह हुआ है अभी फिलहाल में चीन के अंदर फुजो नाम का जो शहर है, यहाँ पर यूनेस्को की 44वीं बैठक चालू है। विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक चालू है फुजो के अंदर जो चीन के अंदर है। तो उस बैठक के अंदर जो है हमारे धोलवीरा को और उससे पहले रामप्पा मंदिर को जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो गुजरात के 4 है। ये देखिए आपके सामने ये जो नजर आ रहा है ये चंपानेर की तस्वीर है। उसके बाद में ये आपके सामने जो नजर आ रही है ये रानी की वाव है। ओके, उसके बाद में ये आपके सामने है अहमदाबाद शहर। इस पूरी सिटी को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा इसको दिया गया है। अभी धोलावीरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम हासिल करेंगे। ये देखो कर्क रेखा जो है हमारे देश में से गई हुई है। कर्क रेखा पर स्थित है यह धोलावीरा। इसकी खोज, इस धोलावीरा की खोज 1968 में पति जोशी द्वारा की गई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। करीब 3500 ईसा पूर्व यहाँ लोग बसने लगे थे और करीब 18,000 ईसा पूर्व तक यह शहर मौजूद था। हड़प्पा काल का एक प्रमुख महानगर था यह, जिसका नाम है धोलावीरा। भारत अब विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के लिए सुपर 40 में प्रवेश कर गया है। भारत के अलावा इटली, चीन, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस ये सुपर 40 या 40 से अधिक विश्व धरोहर स्थल जिस देश के अंदर है उसे सुपर 40 कहा जाता है। उसमें अपने भारत देश का भी समावेश हो चुका है। ये देखिए अपन लोकेशन देखेंगे धोलावीरा का किधर है। सबसे पहले ये मेरा प्यारा भारत महान के अंदर यहाँ पे देखेंगे हम, ये गुजरात है और इसको थोड़ा सा जूम किया हमने गुजरात का। तो गुजरात का ये कच्छ का रन है, इस कच्छ के रन के पास है धोलवीरा। ओके, और इसका समावेश हो चुका है अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर और ये 40वीं साइट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर है बसवराज यस बोमई। बसवराज यस बोमई। ये देखिए उनकी तस्वीर है, ये है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। ओके, थोड़ी सी जानकारी देखेंगे इसके बारे में हम। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से बसवराज यस बोमई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना लिया है। ओके, इन्होंने जो है बसवराज यस बोमई ने जो है तो इन्होंने BS येदियुरप्पा इनका स्थान लिया है।
क्योंकि 26 जुलाई 2021 को BS येडियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान के ऊपर लिंगायत समाज के विधायक है, वर्तमान में वह गृह मंत्री थे। जब BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तब यह बसवराज बोम्मई जो है गृह मंत्री थे, उनको अभी मुख्यमंत्री बनाया गया है। और 28 जुलाई 2021 को उन्होंने कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कितने मुख्यमंत्री हो गए कर्नाटक के? 23वें मुख्यमंत्री वो हो गए हैं। बसवराज बोम्मई हावेरी जिले के शिगांव से 2 बार MLC और 3 बार MLA रहे हैं। और बसवराज इनके पिता SR बोम्मई भी 1988-89 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और कर्नाटक में दूसरी बार है पिता पुत्र मुख्यमंत्री, जैसे कि HD देवेगौड़ा मुख्यमंत्री थे, बाद में आगे चलकर उनके सुपुत्र कुमार स्वामी जो है वो भी मुख्यमंत्री बने। उसी तरह से ये भी पिता पुत्र यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। और बसवराज बोम्मई जो है मैकेनिकल इंजीनियर है। उनका जन्म 28 जनवरी 1960 को हुबली के अंदर उनका जन्म हुआ था। ये देखिए कर्नाटक का मैप आपके सामने है और कर्नाटक के मैप के अंदर यहां पर देखेंगे ये हावेरी जो है, ओके, ये हावेरी से वो MLA है जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो हावेरी से MLA है। कर्नाटक को महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा इनकी सीमा लगी हुई है और अरब सागर से ये लगा हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी हुए हैं 23वें बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल है, नए राज्यपाल अभी हुए, उनका नाम है थावरचंद गहलोत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा सवाल है चाइना रूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए संजू साहोता। संजू साहोता इनकी जो चाइना रूम नामक जो बुक है इसका समावेश अभी किया गया है, इसको शामिल किया गया है बुकर की जो दीर्घ सूची होती है उस दीर्घ सूची में। बुकर अवार्ड नवंबर महीने में घोषित किया जाएगा और उसके लिए जो है 198 से ज्यादा बुक्स जो है पूरी दुनिया से जो है इसके अंदर आए थे। उसमें से एक दीर्घ सूची निकाली गई है 13 बुक्स की और उस 13 बुक्स के सूची के में अंदर संजू साहोता की बुक चाइना रूम को शामिल किया गया है। संजू साहोता भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार है। 40 वर्षीय संजू साहोता के दादा दादी 1960 के दशक में पंजाब से ब्रिटेन गए थे। कहा गए थे? पंजाब से ब्रिटेन गए थे और वो वहां पर ही जाके स्थायिक हो गए हैं। ओके, संजू साहोता ने पहले भी द ईयर ऑफ द रनवेज के लिए 2015 में बुकर पुरस्कार के दावेदारों में जगह बनाई थी। ओके, ये सेकंड टाइम है कि उन्होंने जो है बुकर पुरस्कार के दावेदारों में जगह बनाई है। ओके, तो ये दोनों बुक उसके याद रखने हैं हमको, चाइना रूम भी याद रखना है और द ईयर ऑफ द रनवेज ये भी याद रखना है। उन्हें 2017 में द ईयर ऑफ रनवेज के लिए साहित्य के लिए यूरोपीय संघ का पुरस्कार मिला था। इस चाइना रूम जो बुक है, इस बुक के अंदर 2 काल और 2 महाद्वीपों को एक साथ बुनते हुए प्रवासी अनुभव के आधारित यह इसमें कहानी बुनी हुई है। और 2020 का म्यान बुकर अगर हम देखेंगे तो 2020 का म्यान बुकर मिला था स्कॉटिश अमेरिकन जिसका नाम है डगलस स्टुअर्ट, इनको मिला था और इनके जो बुक है उस बुक का नाम है शुगी बैन, इसको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? देश का, भारत का पहला शहर बन गया है वो, उसका नाम है पुरी। सही आंसर है पुरी, जो ओडिशा के अंदर है पुरी। ये देखिए ये पुरी शहर है, ये पुरी के अंदर जगन्नाथपुरी नामक जो एक मंदिर है वहां पर जगन्नाथ यात्रा भी होती है, उसके लिए ये फेमस है ओडिशा के अंदर का यह शहर। तो यह जो शहर है ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इसका मतलब यह होता है कि अभी इस शहर के सभी के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। नल के माध्यम से उपलब्ध इस जल का प्रयोग खाना पकाने और पीने के लिए किया जा सकता है। नल से हर एक के लिए यहाँ पर अभी पीने का जल उपलब्ध किया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में
सुजल या ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन का उद्घाटन किया था और उसके चलते पूरी देश जो है, पूरी सिटी इसमें जो है देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसके पास अभी 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराने की क्षमता है। और सुजल योजना के अंतर्गत जो पानी मिलने वाला है उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं, उसको फिल्टर करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से पूरी हमको याद रखना है। ये देखिए, ये इस तरह से उद्घाटन किया था उन्होंने इस योजना का, सुजल योजना का। चलो आगे देखते हैं, ओडिशा के बारे में जानकारी देखते हैं थोड़ी सी। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। यहाँ पे जिले है 30, राज्यसभा सीट है 10, लोकसभा सीट है 21, विधानसभा सीट है 147। राज्य गीत है यहाँ का वंदे उत्कल जननी। राज्य नृत्य है यहाँ का ओडिसी, ओडिशा का है। राज्य पशु है यहाँ का सांबर। राज्य पक्षी है यहाँ का इंडियन रोलर। राज्य फिश है यहाँ की महानदी महासिर। महानदी में जो मिलता है फिश महासिर वो है। राज्य फूल है यहाँ का अशोका। राज्य वृक्ष है सैक्रेड फिग। और राज्य खाद्य है यहाँ का पखाला नाम का। और राज्य मिठाई है रसगुल्ला, जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है। ये देखिए, ये है अपने सामने ओडिशा, बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है ओडिशा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर है उसकी राजधानी। ओके, इस तरह से ये ओडिशा है। मुख्यमंत्री है उसके नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, भारत सरकार किस संस्थान के सहयोग से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? इसका सही आंसर है IIT मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ये इसका सही आंसर है। ये देखिए आपके सामने है IIT बॉम्बे की तस्वीर। ये बाजू में है IIT बॉम्बे का लोगो, जिसका मोटो है ज्ञानम परमम ध्येयम। देखते हैं, भारत सरकार ने जो है हाल ही में जो है सेंटर ऑफ एक्सलेंस किसके लिए? एनिमेशन के लिए, विजुअल इफेक्ट्स के लिए, गेमिंग के लिए, कॉमिक्स के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने का जो है निर्णय लिया है। और उसके लिए सहयोग करने वाला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मतलब IIT बॉम्बे के सहयोग से यह स्थापित किया जाएगा। ओके, इसकी घोषणा जो है राज्यसभा के अंदर हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है अनुराग ठाकुर, इन्होंने राज्यसभा में इसकी घोषणा की है। फिल्म उद्योग में, गेमिंग उद्योग में इसका बहुत लाभ होगा। उत्कृष्टता केंद्र क्या होता है? तो यह एक साझा सुविधा टीम या एक संस्था होती है जो विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास, समर्थन, प्रशिक्षण आदि में मदद करती है। ओके, IIT बॉम्बे जो है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम। IIT बॉम्बे का गठन हुआ था 1958 में। इसका मोटो है ज्ञानम परमम ध्येयम। चेयरमैन है डॉक्टर पवन गोयंका, डायरेक्टर है सुभाषिष चौधरी और लोकेशन है इसका पवई, मुंबई के अंदर पवई में इसका लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज 2021 का खिताब किसने जीता? अपने भारत देश के अंदर हुआ ये राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज। तो इसका सही आंसर है वंतिका अग्रवाल। ये दिल्ली की है और इसने जो है राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज 2021 का जीत लिया है। ये आपके सामने जो तस्वीर नजर आ रही है ये वंतिका अग्रवाल है दिल्ली की। ये देखिए, ऑनलाइन महिला प्रतियोगिता जो हुई 2021 की, इसमें विजेती जो रही वंतिका अग्रवाल थी। दूसरा स्थान जिसका आया उसका नाम है अर्पिता मुखर्जी, जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती है। तीसरा स्थान जो है श्रीजा शेषाद्री, इनका आया, ये तमिलनाडु से यहाँ पर बिलोंग करती है। चौथा स्थान आया सौम्या स्वामीनाथन, इनका, ये महाराष्ट्र से है। और पांचवें स्थान के ऊपर आर वैशाली, तमिलनाडु की, यह पांचवें स्थान के ऊपर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? मतलब दिल्ली पुलिस कमिश्नर। इसका सही आंसर है राकेश अस्थाना। इनको जो है दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है। ये आपके सामने नजर आ रहे हैं राकेश अस्थाना। अभी वर्तमान में वो BSF के महानिदेशक थे और 31 जुलाई को वो रिटायर होने वाले थे, सेवानिवृत्त होने वाले थे। IPS अधिकारी है राकेश अस्थाना। अब ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बन गए हैं। वह 1984 के बैच के गुजरात कैडर के
एक भारतीय पुलिस सेवा मतलब आईपीएस अधिकारी है। राकेश अस्थाना बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे और उनको जो है तो सेवानिवृत्त होने से पहले उनको जो है तो उनको दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाया गया है। इसके लिए जो है तो केंद्र सरकार ने जो है उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस आयुक्त पद पर वह एस.एन. श्रीवास्तव की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के इतिहास में 1936 के बाद सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बनी मोमिजी निशिया किस देश की है? ओके, 1936 के बाद इन्होंने सबसे कम उम्र का स्वर्ण पदक जीता है। यह है जापान की। देखो, जापान में ही अभी फिलहाल में ओलंपिक चालू है, टोक्यो ओलंपिक चालू है और उसी टोक्यो ओलंपिक में जो है सबसे कम उम्र की जो है स्वर्ण पदक विजेता बनी है मोमिजी निशिया। ये देखिए आपके सामने है मोमिजी निशिया। ओके, न्यूज 18 की ये जो है पोस्ट है, ये पोस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये जो 13 साल की है मोमिजी निशिया, महिलाओं के स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग के इतिहास में पहली गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। मतलब ये जो स्केट बोर्डिंग जो है, ये स्केट बोर्डिंग इसी साल ओलंपिक के अंदर शामिल किया गया है और उस स्केट बोर्डिंग के अंदर गोल्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बनी और सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बनी मोमिजी निशिया। 1936 के बाद मोमिजी निशिया ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे युवा एथलीट भी है। ये दोनों बातें हमको यहाँ पे याद रखने हैं। अमेरिका की मार्जोरी गेस्ट्रिंग को 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जब स्प्रिंग बोर्ड में उन्होंने गोल्ड जीता था, तब वे निशिया से 62 दिन छोटी थी। मतलब सबसे कम उम्र की जो है ओलंपिक के इतिहास में हम देखेंगे तो वो है अमेरिका की मार्जोरी गेस्ट्रिंग, जिन्होंने 1936 में बर्लिन ओलंपिक में स्प्रिंग बोर्ड के अंदर गोल्ड जीता था। जापान की है तो जापान के बारे में हम जान लेंगे। जापान की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। जापान का राजा कौन है? सम्राट नारुहितो। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदो सुगा। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। और ये जापान का मैप आपके सामने है। ये देखिए जापान है हमारा, एक विकसित देश है जापान। ओके, टोक्यो इसकी राजधानी है। ये यहाँ पर दिख रही है टोक्यो, यहीं पे अभी फिलहाल में ओलंपिक चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवरन्य योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? देवरन्य योजना मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी। सही आंसर है मध्य प्रदेश। चलो देखते हैं। यह है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवरन्य योजना तैयार की है। आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना है यह देवरन्य योजना, इन्होंने तैयार की है। इसका मुख्य उद्देश्य है आदिवासियों के स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करना। यह जो योजना है 360 से अधिक नवीन आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र इस योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह इस योजना की वजह से वेलनेस टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। ओके, इसीलिए जो है तो यह योजना शुरू की गई है, देवरन्य योजना मध्य प्रदेश के अंदर। ये देखिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सबसे बड़ा शहर इंदौर है। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नए राज्यपाल बने हैं अभी मध्य प्रदेश के, उनका नाम है मंगूभाई छगन भाई पटेल, ऐसा उनका नाम है। गुजरात के हैं। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के हैं। यहाँ पर राज्यसभा की सीटें 11 है, लोकसभा की सीटें 29 है और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 230 है। और यह है मध्य प्रदेश का मैप। इसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है और राजस्थान के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजीब मिकाती को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है लेबनान। लेबनान के ये प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए जा चुके हैं और ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। पहले भी इन्होंने जो है लेबनान के प्रधानमंत्री के पद के रूप में कार्य किया है। अभी और उनको जो है प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के रूप में उनको चुना गया है। ये देखिए, ये है नजीब मिकाती। ओके, देखिए लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री हसन दीप की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? वो हसन दीप की जगह लेंगे, जिन्होंने अगस्त 2020 में इस्तीफा दे दिया था। लेबनान के बारे में देखेंगे, लेबनान की राजधानी है बेरूत, लेबनान के राष्ट्रपति है मिशेल औन, प्रधानमंत्री है नजीब मिकाती और यहाँ की करेंसी है लेबनीज पाउंड। लेबनीज पाउंड यहाँ की करेंसी है। ये देखिए, ये है हमारा मिडल ईस्ट। लेबनान किधर आता है? मिडल ईस्ट में आता है, आसिया के मिडल ईस्ट में। ये देखिए, यहाँ पर है इधर हमारा भारत महान, उसके बाद में पाकिस्तान, उसके बाद में यह ईरान है, इसके बाद में यह ओमान है, येमेन है, यहाँ पर ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब से लगा हुआ इराक है, इराक से लगा हुआ इधर सीरिया है, सीरिया से लगा हुआ इधर जॉर्डन है। और यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा एक देश है लेबनान, जिसकी सीमा इजराइल से मिली हुई है। यह जो लेबनान है, यह लेबनान के नए प्रधानमंत्री नजीब मिकाती बने हैं। लेबनान थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूं आपको मैप के अंदर। ये देखिए, ये लेबनान है, मेडिटेरियन सी से उसकी सीमा लगी हुई है। देखिए, कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे थे, उस 2 क्वेश्चन का आंसर हमें देखना है। इंद्र 2021 अभ्यास का आयोजन 1 अगस्त से किस देश के बीच होगा? तो यह 1 अगस्त से जो है अपना भारत देश और रूस, इन 2 देशों के बीच में होगा। और 2021 का जो होगा यह होगा रूस के अंदर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो हमने देखा है, नए मुख्यमंत्री के बारे में भी हमने क्वेश्चन किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे बीएस येडियुरप्पा, इन्होंने इस्तीफा दिया और उनके जगह पर बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए 23वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज के लिए आपको 2 क्वेश्चन ऑफ द डे, इसमें 2 सवाल हैं। किस कंपनी द्वारा इंट्रिसिक नामक एक रोबोटिक्स कंपनी शुरू की जा रही है, उसकी घोषणा कर दी गई है? आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022, मतलब इसे हम कहेंगे FY22 के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना रखा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।